प्रारूप है या विचार है व्यवहारिक रूप से किसने अपनाया था, किस देश ने अपनाया था? संविधान सभा का व्यवहारिक रूप से प्रारूप या विचार किसके द्वारा अपनाया गया था, ये बताना है आपको। कौन सा देश है? फ्रांस। पहला लिखित संविधान किसका? विश्व का? ब्रिटेन का। ब्रिटेन का तो आज तक लिखित नहीं है। अमेरिका का। तो कहा जाता है जो अमेरिका है आपका, यूएसए, और फिर उसके बाद फ्रांस, यहां से कहते हैं आपके इसकी संविधान का कि ऐसे कुछ निर्माण किया जाए, तो इन लोगों ने बोला था। तो लिखिएगा पहला, देखो संविधान सभा के विचार को संविधान सभा के विचार को व्यवहारिक रूप से सर्वप्रथम अमेरिका और फ्रांस ने अपनाया था। अमेरिका और फ्रांस ने अपनाया था। अमेरिका और फ्रांस ने अपनाया था। बताओ कि संविधान सभा का कि एक कोई ऐसी, मतलब संविधान सभा के गठन की बात नहीं, मतलब उन्होंने कुछ ऐसा कहा कि हमारे भारत का संविधान बने और संविधान बनने के बाद ये भारतीयों द्वारा ही निर्मित हो। ठीक है, तो एक कोई ऐसी कमेटी या ऐसी कोई सभा बननी चाहिए। तो ये किसने सबसे पहले कहा था? किसने? जवाहरलाल नेहरू? जवाहरलाल नेहरू नहीं। सरदार वल्लभ भाई पटेल? ये भी नहीं सही है। सबसे पहले एक आपने नाम सुना होगा, स्वराज विधेयक, सुना है? तो स्वराज विधेयक किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? कौन मतलब स्वराज विधेयक लाया गया? बीजी तिलक। तो बीजी तिलक ने सबसे पहले कि ये संविधान सभा, मतलब एक संविधान कोई बनाए, उसने नाम नहीं लिया संविधान बनाए, मतलब एक कोई ऐसी कानून की किताब बने जिससे पूरे देश का कार्य चले। तो मतलब बात तो वही है ना, संविधान वही तो लास्ट में बना। तो अगर कहा जाए तो स्वराज विधेयक में पहली बार संविधान सभा के दर्शन के प्रमाण मिलते। दर्शन का मतलब ये नहीं बन गए, मतलब ये कि ऐसा कुछ होना चाहिए, ऐसा कुछ काम, जैसे फिलॉसफी नहीं होता कि ऐसा कुछ हुआ होगा तब ऐसा हुआ है। तो जो ये संविधान सभा का गठन हुआ, तो पहले कहीं तो बात उठी होगी कि कोई ऐसा संविधान या किताब बने जिससे पूरे देश को, एक ऐसे कानून की किताब हो जो पूरे देश पे लागू हो और पूरा देश उसको माने। अब वो बनाए कौन? तो अंग्रेज कहने लगे हम बनाएंगे, तो उसमें भी तो दिया होगा कि अगर नियम हम पर लागू होना है तो बनाया भी हम ही लोगों के द्वारा जाना चाहिए। तो स्वराज विधेयक जो था बीजी तिलक द्वारा, उसमें पहली बार कहते हैं इसके दर्शन होते हैं कि कुछ ऐसा होना चाहिए, मतलब बना नहीं, पहली बार कहते हैं आपके दिमाग में आया कि कुछ ऐसी चीज होनी चाहिए। तो लिखिएगा, लिखिएगा सिद्धांत का सिद्धांत का दर्शन सर्वप्रथम बीजी तिलक बोले तो बाल गंगाधर तिलक, बीजी तिलक के द्वारा निर्मित स्वराज्य विधेयक में मिलता है। गांधी जी एक पत्र निकालते थे जिसका नाम है हरिजन, सुना है नाम? तो गांधी जी कहते हैं 1932 में जो हरिजन नामक एक पत्र है, उसमें पहली बार जोर देकर कहते हैं कि भारत के लिए एक संविधान बनना चाहिए और उसके लिए संविधान सभा का गठन होना चाहिए, और संविधान सभा में अधिकतम सदस्य कौन से होने चाहिए? भारतीय होना चाहिए। तो गांधी जी ने पहली बार अगर कहा कि संविधान सभा का गठन हो या संविधान का निर्माण हो, तो आपका आंसर होगा किसमें कहा था? हरिजन नामक पत्र में। तो गांधी जी के बारे में भी लिख लो, लिखो, गांधी जी ने गांधी जी ने संविधान सभा के संविधान सभा के निर्माण के लिए भारत की संविधान सभा की आवश्यकता पर बल दिया।
और हरिजन पत्रिका में और हरिजन पत्रिका में उन्होंने अपने विचार रखे। अगला उसके बाद लिखिएगा, लिखो संविधान सभा को व्यवहारिक रूप से, बताइए कौन सा ऐसा मिशन आया था जिस मिशन की आधार पर संविधान सभा का गठन किया? कब आया था? 1946। तो अभी तक तो ये सब बातें कर रहे थे, इससे पहले आप अभी सुन लो, क्रिप्स प्रस्ताव आया था। तो इसने भी कहा था कि एक संविधान सभा का गठन हो, लेकिन उसने कहा था इस संविधान सभा जो संविधान में हो उसमें अंग्रेज भी शामिल हो। तो ये बात इनकी अस्वीकार कर दी गई थी। तो फिर एक आते हैं आपके कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन में मैंने इससे कल वाली क्लास में बताया था, 3 लोग इसमें सदस्य के रूप में थे। नाम बताइए। नहीं, हर्षदा सिंह पढ़ के नहीं है, एक दूसरे का चेहरा देख रहे। स्टेफर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर, ये 3 लोग थे, ठीक है। और किसके अध्यक्षता में गठित हुआ था? पैथिक लॉरेंस के, जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री था जिसका नाम था क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली, ये जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री था, इन्होंने ही इस आयोग का गठन, मतलब मिशन का गठन किया था, जिसे कैबिनेट मिशन की बात कहते हैं, और 1946 में किया था। इन्होंने कहा था कि भारतीयों की जो समस्या है उस समस्या को समझिए। तो इन्होंने ये मतलब जब सिफारिश दी तो एक पॉइंट रखा था कि हाँ, भारत का एक संविधान निर्मित हो और भारतीयों द्वारा निर्मित हो। और भारतीयों द्वारा कौन? ये नहीं कि घर घर आदमी निर्मित कर लेगा। तो एक मतलब अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित संस्था के द्वारा, जैसे उन्होंने क्या नाम दिया? अप्रत्यक्ष रूप से, आप मतलब इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट का मतलब जैसे आपने देखा होगा राज्यसभा के चुनाव, राष्ट्रपति का देख लो, ठीक है, राष्ट्रपति का चुनाव होता तो आप कितने लोग राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालने जाते हो? कोई नहीं जाता ना। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में कोई कैसे नहीं जाता? सांसद जाते हैं ना, सांसद जाते हैं। और सांसद के में तुम वोटिंग जाते हो करने की नहीं जाते हो? जब उपेंद्र रावत यहां से जीते होंगे तो वोटिंग की गई होगी ना उसके पक्ष में। तो इसका मतलब है तुमने जिसे चुना उसने राष्ट्रपति को चुना, तो इनडायरेक्ट तुम ही ने तो चुना। अगर तुम इसको अधिकार न देते तो ये कैसे चुन लेते? तो यही इन्होंने कहा कि जो प्रांत में सरकारें चल रही हैं उन प्रांतीय सरकारों में जो व्यक्ति कहते हैं, जैसे मान के चलो उत्तर प्रदेश में 10 लाख जनसंख्या है और 10 मतलब 50 लाख है, और इन्होंने तय किया कैसे कैंडिडेट चुने जाएं, किस प्रांत से कितने लिए जाएं। भाई लड़ाई हो जाएगी ना, कोई कहेगा हमारे यहाँ से लो, कोई कहेगा हमारे यहाँ से लो। तो उन्होंने एक क्राइटेरिया तय कर दिया कि आप 10 लाख की जनसंख्या पर एक कैंडिडेट चुना जाएगा। तो अब मान के चलो हमारे पास 50 लाख है, तो हमारे यूपी से 5 कैंडिडेट जाएंगे। अब 5 कैंडिडेट जाएंगे, लेकिन हमारे प्रांत की असेंबली है उसमें बहुत सदस्य हैं, तो अब वो 5 कौन जाएंगे? ये वहां की विधानसभा के सदस्य तय करेंगे कौन हम भेज रहे हैं, किसको किसको हम इस लायक समझते हैं। अब पहले थोड़ी सी राजनीति दूसरी तरीके की थी। आज भी आप लोगों ने देखा होगा राज्यसभा में है, राज्यसभा में कई ऐसे सांसद भेज दिए जाते हैं जो कहीं ना कहीं लगता है कि ये सामाजिक मुद्दों से जुड़े होंगे, लेकिन ये चुनाव नहीं जीत सकते। बहुत से लोग होते हैं चुनाव नहीं जीत सकते, लेकिन वो कार्य अच्छा कर सकते हैं। तो राज्यसभा में जैसे कई लोगों को देखा होगा, आजकल तो थोड़ी पार्टियां बिकने भी लगी हैं, तो जो उद्योगपति होते हैं उनको भेज देती। जैसे आम आदमी पार्टी है तो उसकी दिल्ली में 2 राज्यसभा की सीटें हैं, तो उनका जब राज्यसभा का टिकट हुआ इसी बात को लेकर तो कुमार विश्वास उससे अलग हो गया, क्योंकि वो चाह रहा था मुझे भेजा जाए, लेकिन 2 उद्योगपति थे, दिल्ली में चुनाव था, तो पैसा कौन देगा उनको? तो उन्होंने कहा भाई ठीक है, तुमको भेज देते, राज्यसभा सांसद बना देते हैं। अब उसके चक्कर में ये इनको फाइनेंस कर देंगे, इनकी सरकारें अपनी चलती रहेंगी, चुनाव जीतते रहेंगे। तो सब मतलब अपने अपने भाई पार्टियां चलती कैसे? बताओ, इतना सब होर्डिंग पोस्टर ये सब आता कहाँ से? हर पार्टी का, अब जैसे आपने देखा होगा पहले पहले आपने देखा होगा कांग्रेस खूब इधर उधर खुद भी धांधली करती थी और अपने कर्म उनसे भी कराती थी, नेताओं से। अब बीजेपी आती है तो बीजेपी नेताओं को, जो उसके नेता हैं उनको धांधली नहीं करने देती। इनके अपने अपने कोऑर्डिनेटर होते हैं जो सीधे वहीं बात करेंगे। देखा होगा कि हर जिले में इतना अच्छा मुख्यालय बना लिया, इतना अच्छा कहीं नहीं होगा।
और दिल्ली में जो बनाया वो संसद भवन भी फेल हो जाए, एक साथ पूरे देश को टारगेट कर सकते वहां बैठे बैठे सर्वर रूम में, जो दिल्ली में उनका मुख्यालय बना, बीजेपी हेडक्वार्टर। ठीक है, तो इसका मतलब इतना पैसा कहां से आ गया अचानक से, जब आपके पास पैसा नहीं था। तो कोई ना कोई फाइनेंस करता रहता, जब चंदा बताते हैं कि इतना पैसा आया, तो ये कभी नाम नहीं बताते किसने कितना दिया, कुछ लोगों को कहेंगे और बाकी लोगों को क्या कर देंगे, फेल कर देंगे, या बता देंगे पता ही नहीं, अनजान लोगों ने दिया। तो यहाँ पर कहते हैं कि जो ये इसमें चुने जाएंगे सदस्य संविधान सभा में, वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा चुने जाएंगे, 10 लाख पर एक कैंडिडेट चुना जाएगा। फिर मैंने ये भी कहा था संविधान सभा में कुल कितने सदस्य चुने जाएंगे, कल बताया था 389 सदस्य चुने जाएंगे। और 389 में फिर आपने ये भी बताया था कि उस समय 3-4 तरह की चीजें थी। एक तो ब्रिटिश प्रांत थे, ब्रिटिश प्रांत का मतलब है जहां पर सरकारें चल रही थी, और प्रांत थे और वहां पे सरकारें चल रही थी, निर्वाचित सरकारें। एक ऐसी भी थी देसी रियासत, या जहां पर रजवाड़े थे या राजा वाजा थे या नवाब अवाब थे, उनकी बात कर लेते हैं, वो देसी रियासत हो गई। और 4 जगह ऐसे भी थे जहां पर अंग्रेजों ने अपने मुख्यालय बना रखे थे। जैसे हम लोग कहते नहीं, जब कहते हैं 4 महानगर बताओ भारत के, तो आप तुरंत दिल्ली, बंबई, चेन्नई, कोलकाता बताते हो कि नहीं बताते? क्यों बताते हो? यहां से आपको चारों तरफ कहीं पर जाने के लिए, चाहे आपको देश में जाना हो चाहे विदेश में जाना हो, यहाँ पर चीजें सब उपलब्ध होंगी। अलग अलग कोना ये टच करते हुए चारों आपने, तो उस समय भी इन लोगों को भी शासन चलाना था, तो इन्होंने भी तो प्रेसिडेंसी बना रखी थी, कमिश्नरी बना रखी थी अपनी। तो ये 4 कमिश्नरी भी इसमें शामिल होती हैं। तो जो कमिश्नरी क्षेत्र था, मतलब सरकारी क्षेत्र, जैसे आजकल नहीं होता कैंट एरिया, ये सब होता कि नहीं होता, तो ऐसे 4 ये थी। तो ब्रिटिश प्रांतों से 292, देसी रियासतों से 93, कमिश्नरी से 4, तो टोटल कितने हो गए? 389। तो संविधान सभा में 389 सदस्य बनने चुने जाने थे, और 389 सदस्य का कैसा स्ट्रक्चर होगा, वो इस तरह से होगा। और ये कैसे चुने जाएंगे, तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा, मतलब 10 लाख पर एक कैंडिडेट चुना जाएगा। तो अब जैसे मैंने 5 लाख बताया, तो 5 लाख 50 लाख बताया, तो 50 लाख थोड़ी ना हमारी जनसंख्या रही होगी, हो सकता है कि हमारी कई करोड़ रही हो। ठीक है, और फिर इतने राज्य पूरे देश से चुन के आने थे, तो इतने ऑटोमेटिक बन गए। ठीक है, तो लिखिएगा क्या लिखा था आपने लास्ट में। संविधान सभा को व्यवहारिक रूप से कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन कोष्टक में 1946 की सिफारिश पर गठन किया गया। लिख गया? अगला उसके बाद लिखिएगा, लिखो। अब दिक्कत ये है कि कुछ कहने का मतलब है, जैसे पाकिस्तान की डिमांड कर रहे थे, कुछ लोग इसमें शामिल नहीं हो रहे थे, उनकी बातें नहीं मानी जा रही थी। 389 सदस्य निश्चित किए गए थे, लेकिन बाद में इसमें कितने सदस्य रह जाते हैं? 299, एक कम 300। तो कह दिया जाता है कि बाद में और बहुत से लोग इससे अलग हो जाते हैं, जैसे मुस्लिम लीग, कई लोग अलग होने लगते हैं क्योंकि उनकी पाकिस्तान की डिमांड की बात नहीं मानी जाती। तो बाद में 389 से घट करके कितनी सदस्य संख्या रह जाती है? 299। तो लिखिएगा, लिखिए लिखिएगा, पाकिस्तान में शामिल होने वाले सदस्य जब भारतीय संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे, भारतीय संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे, तब तब कुल सदस्य संख्या, तब कुल सदस्य संख्या 299 ही रह गई, 299 ही रह गई। अब ये जो 299 सदस्य रह गए थे, अब इनमें से आपसे पूछा जाए कितने सदस्य प्रांतों से थे, कितने सदस्य रियासतों से थे, बताओ।
जब 389 थे तब तो आपने बता दिया 292 प्लस 93 प्लस 4। अब तो ये सदस्य संख्या नहीं रह गई ना, घट गई। जब पाकिस्तान वालों को अलग कर दिया गया तब कितनी सदस्य रह गई? 299। तो 299 में से कितने प्रांतों में थे, कितने रियासतों में थे? बताओ, कौन बताएगा? इनसे कितने लिए गए प्रांतों से? नहीं पता? इससे लिए गए आपके 229, और अगर यहाँ पे 70 जुड़ जाए तो हो गए 299। तो लिख लीजिएगा, देखो 299 सदस्य रह गए, जिनमें 229 सदस्य प्रांतों से, 229 सदस्य प्रांतों से तथा 70 सदस्य देसी रियासतों से थे। अगला उसके बाद, अब जैसे संविधान सभा का गठन होगा, 399 सदस्य भी हो गए। फिर कल हम यहीं पर बात कर रहे थे, जो मैं समझा रहा था, तो मैंने आपको कहा था संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, लेकिन संविधान सभा की पहली बैठक में मुस्लिम लीग उसमें शामिल नहीं होती है। ठीक है, अब कितने, मतलब मैंने क्या बताया आपसे कि संविधान सभा की 3 बैठकें, ये याद रखना डेट है जो आपके एग्जामों में यहीं से टारगेट करता है। प्रथम बैठक, फिर है द्वितीय बैठक, फिर है आपका तृतीय बैठक। तो आपसे पूछा जाएगा, यहाँ समझिए कि यहाँ से आपके कई क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आपसे पूछा जाएगा संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई, तो आप क्या बताओगे? 9 दिसंबर 1946। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946। तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946। बताओ पहली बैठक में क्या हुआ था? हाँ, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे, इस पहली बैठक में कुछ नहीं हुआ था, बोलचाल, या कहने का मतलब है सब एक दूसरे को समझ रहे थे। अब भाई उत्तर प्रदेश वाला कर्नाटक केरल वाले को कहा जानेगा, तो पहली बैठक में गए तो मतलब एक दूसरे का हाल चाल लेना, बताना। जैसे पहली बार, अब जैसे मान के जो तुम लोग कल आए थे तो कल मैंने सबका हाल चाल नहीं लिया था, जल्दी में था। तो अब जैसे तुम कल आते सब लोग, और कल आने के बाद फिर मैं एक आध घंटा हाल चाल लेता, फिर पूछता 8 महीने कैसे बीते, कैसे क्या करते रहो तुम, ऐसे ही कल मैं क्लास निकाल देता पूरी। ठीक है, तो ऐसी क्लास निकाल देता, लेकिन दिक्कत ये है कि सबके हाल चाल मुझे पता रहते हैं कि कौन कैसा रह रहा, कौन कब क्या पढ़ रहा है, कौन पढ़ा रहा है, कौन गिर जा रहा है, कौन बीमार चल रहा है। ठीक है, कौन आराम से मतलब इधर उधर घूम रहा है। ठीक है, और कौन इस समय खाना वाना बनाने सीख रहा है, ये सब चीजें पता चल जाती। तो अब ये चीजें कहने का मतलब है कि आपकी पहली बैठक में यही हाल चाल की बात हो रही थी। तो 9 दिसंबर 1946 को हाल चाल लेना है, लेकिन अब हाल चाल लेने का मतलब है कि अगर 389 सदस्य थे, बाद में 299 रह जाते हैं, अभी मुस्लिम लीग है ही ना। तो जो कहते हैं कि आपकी 9 दिसंबर 1946 में अगर 389 सदस्य शामिल होते तो उनको कंट्रोल कौन करता? कोई ना कोई व्यक्ति तो होना चाहिए जो उनको कंट्रोल करे, तो अध्यक्ष करेगा। अब अध्यक्ष हमने पहले से चुना नहीं है, तो एक व्यक्ति को तो बनाना पड़ेगा जो सीनियर होगा, जिसकी सब कोई बात माने। भाई क्या होता है, घर का मुखिया ऑटोमेटिक डिसाइड हो जाता है। कैसे डिसाइड हो जाता है कि घर का मुखिया कौन होगा? जो बड़ा होगा। होता है कि नहीं होता है? फिर उसके छोटे वाले क्या करते हैं? हाँ, बात अगर वो बड़ा वाला खराब है तो फिर ये देखा जाता है कि कौन सही है। अब पता चले खराब है बड़ा वाला, पता चले पैसे ही इधर उधर खर्च कर रहा है, या कान मान के चलो घूमा करता, हमेशा घर के पैसे उड़ा दे रहा, बाकी सब लोग नाराज हैं कि हमको कुछ घूमने को नहीं मिल रहा, पूरा यही घूम ले रहा। तो फिर उसके घर वाले क्या करते, उसको कह देते तुम किनारे हटो, तुमको मालिकी नहीं देना। यही होता है कि नहीं होता? लेकिन पहले जो बड़ा होता है वही मालिक बन जाता है, वही लीड करता है। अगर वो सक्सेस है तब तो फिर उसके बाद उसका और मतलब दबदबा बढ़ जाता है कि पता चले बताना भी है, समझाना भी है, और उसके बाद कभी कभी तो ऐसा भी हो जाता है, जाओ ये सामान ले आओ, तुम भी 10 रुपए ले लेना, इसमें बच जाएंगे। ऐसा भी कई लोग कर देते, छोटे लोगों को। कोई देखो पर्सनली होगा, मैं बता रहा हूँ, ऐसा कर देते कि भाई हम ठीक है। अब जैसे अमता, हाँ तुम्हारी बहन को लग रहा होगा मैं तुम्हें नहीं कह रहा हूँ, तो जैसे मान के तुम्हारी बहन है, अब तुम्हारी 2 बहनें हैं, दोनों मान के चलो नौकरी प्राप्त कर लिया,
ठीक है, लगभग उसको भी मिल जाएगी अभी, जो 31,000 इसमें 69,000 वाले में। तो जब दूसरी वाली लिस्ट आएगी उसको भी मिल जाएगी, तो फिर तुम बचोगे। तो अब जैसे मान के चलो उनको ये है, तो अब ये तो कह ही सकती है ना, एक तो छोटी भी हो तो भी कह सकते हैं कि भाई ये करना है। तो अगर ना भी नौकरी करते होते तो आप करते ना। अगर हमारा कोई बड़ा है, वो कुछ कहेगा, तो ये हमारे हिंदू संस्कार में चला आ रहा शुरुआत से, कि बड़ा व्यक्ति अगर कुछ कह रहा तो हमें करना पड़ता है। नहीं करते हैं तो घर में शिकायत कर देगा कि बात नहीं मानते, सुनते नहीं है। तो अब ये बात अलग है, तुम गुस्से में हो तो वो अपना कर लेंगे, फिर गुस्से गुस्से में लड़ाई हो जाएगी, फिर एक हो जाते हैं, लेकिन करते जरूर है, चाहे मैं हूं चाहे आप हो, कोई भी हो। तो यहाँ पर भी ऐसे ही हुआ। कई लोग तो ऐसा होता है कि छोटा वाला ही बड़े को सिखा देता कभी कभी। ठीक है, कभी कभी ये होता है छोटा वाला ही बड़े को बताने लगता है, ऐसे नहीं ऐसा होगा, क्योंकि उसके पास अनुभव ज्यादा होता है, या वो घर का सबसे लाडला भी होता है, तब भी ऐसी दिक्कत हो जाती है कि भाई हमको कहीं ना कहीं एडजस्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पर सबसे बड़े थे सच्चिदानंद सिन्हा, मतलब सीनियर सिटीजन जैसे कहते हैं, और तो इस वजह से इनको कहा गया आप बैठक की अध्यक्षता कर दीजिए। तो ये टेम्परेरी बना दिए गए, टेम्परेरी मतलब अस्थायी अध्यक्ष बना दिए गए। क्या बना दिए गए? अस्थायी अध्यक्ष। और यहीं से कई बार एग्जामों में क्वेश्चन पूछा करता है कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था, तो आपका आंसर होगा कौन था? सच्चिदानंद सिन्हा। और इनको कब बनाया गया था? तो जो संविधान सभा की पहली बैठक थी 9 दिसंबर 1946 को, तब इनको संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। फिर अगर ऐसे भी देखा जाए तो अगर आज से हम तुलना करें, आजकल जो होता है, जैसे होता है ना पॉलिटी थोड़ी रिलेट करके पढ़े तो ज्यादा याद हो जाती है। तो आजकल एक आपने शब्द सुना होगा प्रोटेम स्पीकर। ठीक है, जब नए नए लोग, प्रोटेम स्पीकर क्या होता है? ये भी लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष होता है। अस्थायी का मतलब है नॉन नियुक्त सदस्यों को शपथ दिलाते, फिर इसका काम खत्म। क्यों भाई? जो अध्यक्ष है वो काहे नहीं दिलाता? भाई अगर मैं किसी सदन का अध्यक्ष बन रहा हूं तो पहले मुझे उस सदन का सदस्य बनना पड़ेगा कि नहीं बनना पड़ेगा? अभी मैं जनता से चुन के द्वारा आया हूं, लेकिन मैंने उस पद की या सांसद का जो पद है उसकी शपथ कहां ली है? तो आपने देखा होगा जब चुनाव जीतते हैं सब लोग तो लिखा करते हैं नवनियुक्त मतलब नवनियुक्त संसद सांसद, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है या निर्वाचित, अभी वो पूरा सांसद नहीं लिखता। अब फिर तो ऐसा है कि आजकल सब कुछ चलता है, कोई वहां देखने वाला नहीं है, लेकिन वो सही नहीं है। जब वो शपथ ले लेगा, अगर हम किसी पद की शपथ ले लेते हैं तब हम उस पद को धारण करते हैं, और जब तक शपथ नहीं लेते हैं तब तक उस पद को धारण नहीं करते हैं। अब कोई अगर मान के चलो डिसाइड कर लिया गया कि ओम बिड़ला जो हैं, जैसे आज की बात कर ली जाए, जैसे कह दिया जाए ओम बिड़ला जो हैं ये लोकसभा के अध्यक्ष बनेंगे, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, इसने अपना डिसाइड कर लिया हम किसको अध्यक्ष बनाएंगे लोकसभा का। लेकिन ओम बिड़ला को बीजेपी ने कह दिया तो थोड़ी ना बना दिया जाएगा, पहले ओम बिड़ला को क्या करना पड़ेगा? संसद का अर्थात अपने सांसद पद की शपथ लेनी पड़ेगी। तो ये अपने सांसद पद की शपथ लेता अध्यक्ष, अपने अध्यक्ष पद की शपथ नहीं लेता। तो इसने सांसद पद की शपथ ली, और उसके बाद जो नौ नियुक्त मतलब जो प्रोटेम स्पीकर होता है, तो प्रोटेम स्पीकर कई लोगों को शपथ दिला देता है। ये पार्टियां पहले से तय कर लेती कौन अध्यक्ष बनेगा लोकसभा का, उसको पहले दिला देता है। एक दिन में जितने शपथ हो पाए दिला दिए। अब बाकी अब मान के चलो इनको अध्यक्ष बनाना, ये अध्यक्ष बन गए, अब ये शपथ दिलाते रहेंगे सदस्यों को। अब जब सदस्य, अब इन्होंने अपना चुन लिया कि ओम बिरला हमारा अध्यक्ष, ऐसी कंडीशन। तो अगर आज से तुलना की जाए तो जो प्रोटेम स्पीकर है वही पहले का मान के चलो अस्थायी अध्यक्ष ये सच्चिदानंद सिन्हा थे, लेकिन उससे मैच नहीं कराएंगे, लेकिन जैसे हमें याद रखना है तो ऐसे याद रख सकते हैं। अगला उसके बाद कहा जाए तो अब भाई बैठकें कंटिन्यू चलने वाली हैं, शुरुआत होने वाली है। तो जो आपकी दूसरी बैठक होती है वो कब होती है? 11 दिसंबर 1946 को। यहां पर क्या होता है 11 दिसंबर 1946 को? यहां पर आपने स्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। किसको बनाया जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। ठीक, आप जानते हो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अब संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बने हैं, मतलब अब ये बैठकों की अध्यक्षता करेंगे। और ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जो संविधान सभा के भी अध्यक्ष रहे और बाकी चलकर हमारे भारत के राष्ट्रपति भी बने। यही एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जो 2 बार अपने पद पर निर्वाचित हुए। अब 2 बार निर्वाचित हुए तो इसका मतलब कितने साल तक ये रहे? 10 साल। लेकिन ये तो ज्यादा दिन तक रहते हैं।
देखो, जो ये आपकी थी संविधान सभा, यही अंतरिम संसद के रूप में भी कन्वर्ट हो जाती है। भाई आपकी सरकार तो 1947 1949 में संविधान लागू हो जाता है, चुनाव तो 1952 51 52 में होते हैं। तो उस समय क्या चल रहा था? कोई तो रहा होगा कि ऐसे खुला छोड़ दिया गया था भारत। तो उस समय जो संविधान सभा थी वही संसद में कन्वर्ट हो गई। चुनाव आपके जाके 52 में होते, 51 52 में शुरू होते, वहां शुरू हो जाते। तो 2 साल तो पहले ये रहे ना। अब भाई जब राष्ट्रपति तभी तो चुन पाएगा जब कोई सांसद बनेगा। तो अभी जब कोई सांसद नहीं है तो राष्ट्रपति कैसे तुमने चुन लिया? तो जो संविधान सभा का अध्यक्ष था उसी को अंतरिम रूप से राष्ट्रपति भी चुन लिया। तो अगर कह दिया जाए कौन सा राष्ट्रपति है जिसका कार्यकाल 10 वर्ष से ज्यादा रहा, 10 वर्ष से ज्यादा रहा, तो हम लोग क्या कहेंगे? 10 वर्ष तो ये निर्वाचित रहे, 2 बार रहे राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका मतलब 5 दूनी 10, 10 साल तो ये निर्वाचित रहे। लेकिन इनका 1952 से शुरू हुआ तो 1950 से 52 तक का हुआ। संविधान तो 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था ना भाई। 24 जनवरी 1950 को सब लोग साइन कर दिए, ठीक है। और जो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, अध्यक्ष थे संविधान सभा के, उन्हीं को राष्ट्रपति मान लिया गया, ठीक है। और यही पूरी की पूरी संविधान सभा संसद के रूप में कन्वर्ट हो गई। तो 1950 1952 तक तो ऐसे ही चला। अब ये 2 साल इनके एक्स्ट्रा हो गए तो 10 साल से ज्यादा हो गए कि नहीं हो गए? तो लगभग 12 साल तक। अगर पूछा जाए कौन सा ऐसा राष्ट्रपति है जो 10 साल से ज्यादा अपने पद पर रहा है, तो आप बताओगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ऐसे व्यक्ति हैं जो 10 साल से ज्यादा समय तक मतलब अपने राष्ट्रपति के पद पर रहे। और एकमात्र व्यक्ति भी है जो 2 बार राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित होते हैं। ये भी याद रखना। अगर पूछ लिया जाए कौन और कोई राष्ट्रपति नहीं है, उपराष्ट्रपति तो हो गए हैं, 2 हो गए हैं। एक आपका कौन सा हो गया? एक तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो 2 बार अपने पद पर निर्वाचित होते हैं, और दूसरे अभी हामिद अंसारी, ठीक है। अगर बीजेपी चाहेगी तो जो वेंकैया नायडू हैं इनको फिर भी नियुक्त कर सकती है, भाई उनके पास बहुमत है, उन्हें किसी की जरूरत नहीं। उनको मन होगा वो इनको दोबारा कर देंगे, नहीं मन होगा किनारे करके किसी और को। हो सकता है अगली बार राष्ट्रपति वेंकैया नायडू को नियुक्त कर दे कि आप राष्ट्रपति बन जाओ, हम उपराष्ट्रपति किसी और को। भाई सबको तो खुश करना है, जितने बुजुर्ग लोग बैठे हैं आडवाणी को छोड़ के, ठीक है। भाई उनके तो बेचारों को टेंशन है तो खुश तो करना ही है। तो ये यहाँ तक समझ में आया, ये सभा के स्थायी अध्यक्ष बन गए। फिर आपसे पूछा जाएगा संविधान सभा की तीसरी बैठक कब हुई? अब तीसरी बैठक जो संविधान सभा की होती है वो होती है आपकी 13 दिसंबर 1946 को। इसमें होता क्या है? इसमें उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है। क्या किया जाता है? उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। उद्देश्य प्रस्ताव का मतलब होता है प्रस्तावना। प्रस्तावना आप जानते हो किसी भी किताब की आत्मा होती है। तो लेकिन हमको कुछ, जैसे मान के चलो तुमको नौकरी प्राप्त करना है, सिविल में जाना है, तो तुमने कुछ सोचा होगा सिविल में कैसे पढ़ेंगे कैसे जाएंगे, कि ऐसी बस नौकरी करना है सिविल में जाना बस शुरू कर दिया? भाई कुछ तो आदमी प्लान बनाता है। तो पहला तुमने स्टेप क्या उठाया? प्रस्तावना पढ़ोगे नहीं, तुम अपनी नौकरी का बताओ, नौकरी का तुमने क्या सबसे पहले क्या स्टेप उठाया? भाई अगर जैसे आपको सिविल में जाना है, आपने सोचा है, तो ये थोड़ी ना आप आए हम पढ़ाने लगे आप पढ़ने लगे, ठीक है। लेकिन आपने कुछ सोचा होगा, किसी से प्रभावित हुए होंगे, जानकारी ली होगी, या कोई आपको गाइड कर रहा होगा, या कुछ नहीं जानते हो तो बताओ भाई कहाँ से पढ़ना है, कहाँ से। भाई ये चीजें होती कि नहीं होती? जैसे अब मान के चलो मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया, तुमने पढ़ाना शुरू कर दिया, अब मैं पढ़ाता जा रहा हूं, तुम पढ़ते जा रहे हो। मेरा तो उद्देश्य है, मुझे तो पता है कि मुझे पढ़ाना है ताकि तुम्हारी नौकरी लगे। तुम्हारा क्या उद्देश्य है कि वो पढ़ के कौन सी नौकरी प्राप्त करना है? मैं तो कह रहा हूं आपका एग्जाम निकलेगा। अब कौन सा एग्जाम निकलेगा? पता चले इतना डीपली पढ़ो तो चपरासी का ना एग्जाम निकाल के आ जाओ, कह लो हम पास हो गए। तो इतने डीपली का मतलब है कि वैसे ही हम लोग स्टडी भी करेंगे ना जैसा एग्जाम होगा। तो अगर जैसे हमने सिविल की तैयारी का सोचा, ठीक है, तो सिविल की तैयारी का सोचा तो पहले तो कहते हैं कि एक आध दो जैसे यूट्यूब पे वीडियो वीडियो डले रहते हैं, या मोटिवेशनल भी होते हैं। आजकल बाराबंकी और ज्यादा मोटिवेट हो गया। कोई एक लड़की अभी जल्दी यहाँ की एसडीएम हुई है, अब ये नहीं मुझे पता है, शायद इधरी को उसका भाई भाई शायद वो वकालत वकालत पढ़ता है। हाँ मतलब
उसका फैमिली बैकग्राउंड भी बहुत मजबूत नहीं है, पहले पढ़ाती भी रही हैं और टीचर हो गई थी, फिर ऐसा नहीं है, उनका जो ग्रेजुएशन कंप्लीट है वो 2007-8 का शायद कंप्लीट है, अब उन्हें 2020 में नौकरी मिली। ठीक है, तो 2007-8 से 2020 में नौकरी, लेकिन उनका कुछ अपना भाई सब चीजें इफेक्ट पड़ती हैं, बैकग्राउंड भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। बैकग्राउंड का मतलब अगर फाइनेंशियल हम कमजोर हैं तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, वो फाइनेंस जो है वो मजबूत करना पड़ेगा, फिर उसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा, स्टडी करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं इफेक्ट नहीं पड़ता, इफेक्ट पड़ता है, लेकिन अब कितना तुम अपने ऊपर ले पाते हो, लेकिन ये बहुत कम बिरले लोग होते हैं। कुछ लोगों को तुमने देखा होगा कि कई लोग घर में ऐसे होते हैं, चाहे जो कुछ होता रहे हमको पैसा चाहिए, होते हैं बहुत लोग, बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि भाई तुम बाहर से मंगा के लाओ लेकिन मुझे पैसा दो, देखा है मैंने ये, बहुत से लोग होते हैं। गाँव में चले जाओ, अपने माँ बाप को परेशान करेंगे, कहीं शराब पी लेंगे, कहीं कुछ करेंगे, कहे मुझे 10,000 रुपए आज चाहिए। अब माँ बाप तो चाहे कैसे भी समझाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, जब वो घर में ही तमाशा करने लगे किसी से ला के दे देंगे। इनको किसी चीज से कोई दर्द पीर नहीं। तो ऐसा ही जो वो पैसे के लिए बिल्कुल पागल है, ऐसे ही कोई जॉब के लिए भी पागल हो जाता है कि चाहे तुम मरो चाहे जियो, हमें कोई मतलब नहीं है, हमको नौकरी लेनी है। एक सिविल वाले ये भी फंडा होता है, एक ऐसा भी होता है सबको देखना है, कुछ के घर वाले होते हैं, जैसे अभी आपने देखा होगा एक पेट्रोल पंप में जो काम करता था किसी का फादर, प्रदीप नाम है शायद उस लड़के का, हाँ, तो वो कहते हैं कि उसके पिताजी का सब कुछ बिक गया, लेकिन उसने बताया नहीं, लड़के को गाँव में नहीं आने दिया कि जान ना जाए कि मैंने क्या क्या बेचा। पेट्रोल पंप में उसके पिताजी काम करते थे, लेकिन वो आईएएस बना, लेकिन उसको ये नहीं पता चल पाया कि सब कुछ बिक रहा है, और अगर पता चल जाता तो नहीं वो बन पाता। क्यों नहीं बन पाता फिर, क्योंकि उसका दिमाग ये सोचने को, हम लोग कितने भी निष्ठुर हों लेकिन ये सोचने को मजबूर हो जाएंगे ना कि भाई ये तो गलत हो रहा है, इधर कुछ मिल भी नहीं रहा, लेकिन जब उसको पता नहीं चला तो वो उधर लगा रहा पूरा जी जान से कि मुझे निकालना है, एग्जाम निकालना है, तो पास हो गया। अब पास होने के लिए ऐसा नहीं कि वो पढ़ता ही रहा, तो उसने कोई रोड मैप बनाया होगा कि चलो रोड मैप बनाया, उसने कहा भाई पहले जब तैयारी शुरू करनी है तो जो मुझे हर सब्जेक्ट की एनसीईआरटी 6 से 12 तक पढ़ डालनी, ये उसने बनाया होगा। जब इसके बाद हुआ होगा कि हाँ भाई अब एनसीईआरटी पढ़ ली है, अब उसके बाद एनसीईआरटी के बाद एनसीईआरटी सब्जेक्ट वाइज पढ़नी है, एक सब्जेक्ट की एनसीईआरटी, जैसे हिस्ट्री की एनसीईआरटी ले लिया, और हिस्ट्री की एनसीईआरटी के बाद कोई एक बुक ले लिया, बिपिन चंद्र स्पेक्ट्रम कुछ भी, उसके बाद अब इसको पढ़ डाला, फिर उसके बाद उसने तीसरे राउंड में इसका नोट्स बना डाला। आप कहोगे इतना जो बता रहे हो इतना आसान है, इतने जल्दी जल्दी पढ़ लेगा, तो अब जब 12-12 घंटे कोई पढ़ेगा तो ये चीजें बहुत बड़ी नहीं होती, 2-3 दिन में खत्म हो जाती चीजें। 12 घंटे बहुत होता है, 12 घंटे किताब लेके बैठे रहने का मतलब नहीं, 12 घंटे का मतलब है कि आपने 12 घंटे पढ़ा तो 12 घंटे किस तरह से पढ़ा। कई लोगों को देखा होगा कि 7 घंटे पढ़ने के बाद भी 1 घंटे पढ़ने वाले से ज्यादा आगे नहीं निकल पाते। क्यों? क्योंकि जबरदस्ती अब दोपहर में तुम 3 बजे लगे हो, दिमाग में जोर डाले पड़े हो, 3 बजे जब नहीं दिमाग काम करेगा, कभी पढ़ा नहीं। आप कभी देख लेना संडे को छुट्टी रहती है, संडे को छुट्टी हमेशा हम लोग सहते आए हैं बचपन से लेकर आज तक कि संडे को छुट्टी रहती है। आप कितनी कोशिश कर लो उतना दिमाग तुम्हारा फास्ट चल ही नहीं सकता, और हर एग्जाम संडे को होता है। तो उस दिन आपने देखा होगा दिमाग काम ही नहीं कर रहा था। बहुत लोग बोलते हैं ये पढ़ के गए थे दिमाग काम ही नहीं कर रहा था। क्यों नहीं कर रहा था? क्योंकि हमेशा से एक वो बन चुका ना रिदम कि संडे है यार, ऑफ डे है आज। जब हम लोग कोचिंग में बुलाते हैं संडे को पढ़ने आ जाना, तो ऐसे मुंह बनाते हैं जैसे मान के चलो हमने उनको कुछ बहुत कुछ कह दिया हो, हमने पढ़ने के लिए बुलाया ना। लेकिन उनकी आदत बनी है संडे की छुट्टी की। कोई भी कोचिंग है, जैसे हम लोग हैं, अब कहते हैं संडे को पढ़ाएंगे लेकिन तुम्हारी मंडे को छुट्टी रहा करेगी, तो आधे लोग चले जाओगे, क्योंकि कहोगे लो रोज छुट्टी है किए रहते, की तो एक है दिन है ना, मंडे को छुट्टी की है, लेकिन वो मंडे की छुट्टी तुम्हें हफ्ते भर की छुट्टी लगेगी और संडे की तुम्हें पता नहीं चलेगी। तो एक रोड मैप बनाया, नोट्स बनाया, नोट्स बनाने के बाद उसने और भी चीजें किताबें पढ़ी, फिर गाइडेंस लिया, इंटरव्यू लोगों के देखे, फिर वो जहां उससे गलतियां हो सकती थी उन चीजों को प्रभावित भी किया, सही तरीके से पढ़ा भी, तब कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन होता है। तो यही कहने का मतलब है, एक उद्देश्य था इसका कि इसे नौकरी पाना है, तो यहां पर भी हमारा था संविधान बनाना है। अब संविधान कैसा बनाना है?
तो अगर उद्देश्य ना पता होता कि हम कैसा देश बनाना चाहते हैं, कैसा संविधान बनाना चाहते हो, तो बताओ ये लोग कुछ भी लिख के रख देते। तो पहले हमको बताना होगा ना कि हमें क्या है। इन्होंने कहा कि जो हमारा देश होगा वो धर्मनिरपेक्ष होगा। क्या होगा? धर्मनिरपेक्ष होगा। मतलब कि देश का कोई धर्म नहीं होगा। तो इसका मतलब ये नहीं है बेधर्मों का देश होगा। मतलब आप हिंदू धर्म को मानते हैं, हिंदू धर्म को मानिए। आप इस्लाम धर्म को मानते हो, इस्लाम धर्म को मानो। कोई पर्टिकुलर धर्म नहीं है देश का। है क्या अपने धर्म का देश? हम तो पंथ निरपेक्ष हैं। धर्मनिरपेक्ष पंथ निरपेक्ष कोई मतलब नहीं। हर धर्म का अगर मान के चलो ईद आती है तो ईद की भी बधाई देते हैं हमारे प्रधानमंत्री। ठीक है, अगर आपका बकरीद भी, ईद बकरीद आती है, दीपावली होली आती है, सबकी बधाई मिलती है दोनों तरफ के नेताओं से। ठीक है, बीच में जब कहने लगता है बीजेपी की सरकार आती है तो कई लोग कहने लगते हैं अरे नहीं नहीं मुसलमान बहुत टेंशन में हो जाता। क्यों हो जाता? उसको डर लगता कि ये मतलब सांस्कृतिक पार्टी, एक सांस्कृतिक संगठन है आरएसएस, जो भारत का संगठन है, वो इसका बैकग्राउंड है, वो चलाता है। तो इनको डर लगता है कहीं हिंदू राष्ट्र ना घोषित कर दे। और जब हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा तो फिर हिंदुओं की बात को ज्यादा तवज्जुह दी जाएगी। हमको नहीं मनाना ईद, जाओ, क्या कर लेगा कोई? सरकार कहेगी ईद मनाना पाबंदी है। तो अब पाबंदी है अगर ईद मनाना, तो उनको बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? जैसे वहां पाकिस्तान में है, वो इस्लामिक राष्ट्र घोषित कर दिया, तो जबरदस्ती वहां के लोगों को, वहां के जो हिंदू लोग हैं और भी धर्म के जो लोग हैं, मतलब इस्लाम धर्म को छोड़ के, उनके साथ अत्याचार होता है कि नहीं होता? तो यहां पर इन्होंने कहा कि हम धर्म निरपेक्ष बनाएंगे, पंथ निरपेक्ष बनाएंगे, लोकतांत्रिक बनाएंगे। लोकतांत्रिक का मतलब है जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन। मतलब जनता, अगर ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपके प्रधानमंत्री हैं तो आपकी दम पे हैं, वो आप पे कुछ एक्शन प्लान कर रहे हैं, नोटबंदी ये सब कर रहे हैं, तो तुमने अधिकार दिया तो कर रहे हैं, तुमने ही चुना है और तुम्हारे ऊपर शासन कर रहे हैं। तो लोकतांत्रिक। गणराज्य का मतलब है कि गणतंत्र है, जो हमारे यहाँ का मुखिया होगा। मुखिया कौन होता? राष्ट्रपति। तो वो भी निर्वाचित होगा। राजतंत्र में ये होता है कि राजा का लड़का ही राजा बनेगा, राजा का लड़का ही राजा बनेगा। अब जैसे मान के चलो अपने यहाँ है तो रामनाथ कोविंद जैसे अभी राष्ट्रपति हैं, तो क्या तुम्हें लगता है कि उसके बाद उनके लड़का राष्ट्रपति बनेगा? भाई कोई दूसरा बनेगा। लेकिन अगर राजतंत्र होता तो अगर बिंबसार है, बिंबसार का लड़का अजात शत्रु है, तो फिर अजात शत्रु ही राजा बनेगा। अब अजात शत्रु को उसका लड़का मार डाले तो बात अलग है, लेकिन बनेंगे तो उसी के परिवार के। लेकिन गणतंत्र में ऐसा नहीं होता। तो इन्होंने बताया हम भारत को प्रभुत्व संपन्न, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष, गणराज्य, समाजवादी गणराज्य बनाना चाहते हैं। समाजवादी ये बाद में जोड़े गए, लेकिन मैं बोल देता हूं कि ऐसा देश बनाना चाहते हैं। फिर उसी बात को लेकर के कहते संविधान निर्माण का कार्य शुरू हुआ। तो ये जो उद्देश्य प्रस्ताव था, ये आपका किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? पंडित नेहरू के द्वारा शुरू किया गया। किसके द्वारा? पंडित नेहरू के द्वारा। तो कहा जाता है उद्देश्य प्रस्ताव पंडित नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया। 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया और 22 जनवरी 1947 तक इस पे बहस होती है। तो संविधान का अगर कोई भाग जिसमें सबसे ज्यादा बहस होती है या सबसे ज्यादा बातचीत होती है, डिबेट होती है, तो वो क्या है? आपका प्रस्तावना। ठीक है, तो अगर पूछ लिया जाए कि ऐसा कौन सा भाग है जिसपे सबसे ज्यादा दिनों तक बहस हुई, तो आपका आंसर होगा उद्देश्य प्रस्ताव। और उद्देश्य प्रस्ताव को ही संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि अगर किसी किताब की, जैसे आप किताब लाते हो तो पहला पेज पढ़ के पूरे उपन्यास का सार बता दोगे, किस पर लिखा गया है, क्या विषय है इसका, निष्कर्ष क्या निकल रहा है। होता है ऐसा कि नहीं? जैसे आप लोग अपना निबंध लिखते हो तो प्रस्तावना लिखते हो। कितने लोग निबंध लिख लेते हो? निबंध लिख लेते हो? हैं? सब तो लिख लेते हैं, लेकिन उसमें विषय कैसे लिख तो सबको ही लेगा, लिख तो हम लेते हैं, लेकिन उसका मेरे कहने का मतलब है सिस्टमेटिक नहीं। जैसे होता है कि हम किस पर लिख रहे हैं, निबंध का क्वेश्चन का जो 150 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो सबको 150 नहीं मिलते हैं। वह बहुत बड़ा सिविल में एक फैक्ट है, एक ऐसा फैक्टर है जो कहते हैं कि ज्यादातर लोगों को बाहर कर देता है। क्योंकि हमको निबंध क्या सिखाया गया बचपन से? पेज भर देना। ये तो सिखाया गया है, पेज भर देना, जितने पेज होंगे उतना नंबर दे देगा एग्जामिनर। और आज भी आदत वही है।
अब वो कह रहा है महिलाओं की स्थिति के बारे में वर्णन करिए, तो अब उसने कहा है 400 शब्दों में वर्णन करिए। अब तुम महिलाओं की स्थिति जाके सिंधु घाटी सभ्यता से उठाए। भाई अगर मैं इतिहास का टीचर हूं, इतिहास मेरा सब्जेक्ट है, मैं सिंधु घाटी सभ्यता से उठाऊंगा और आज तक लाऊंगा, तो आज तक लाने में वो 400 का 4000 शब्द हो जाएंगे, बस कहानी खत्म। और अगर मैं 400 में छोड़ता हूं तो आज की तो बातें नहीं बता पाया, पहले ही खत्म हो जाएगा वो। भाई बहुत बड़ा इतिहास हो गया ना, सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर फिर मध्यकालीन भारत, फिर आधुनिक भारत, तो इतनी सब चीजें बताओगे तो वैसे ही तुम किनारे हो जाओगे। अब कैसे बताएंगे, तो आपको ऐतिहासिक साक्ष्य रखते हुए वर्तमान के तथ्य भी उसमें समाहित करने हैं। अब वो कौन कर पाएगा, वो वही कर पाएगा जिसके अंदर लेखन शैली अच्छी होगी। जैसे मान के चलो हम लोग हैं मेन से बाहर आ जाते हैं, भाई कोई तो रीजन होगा क्यों बाहर आते और लोग कैसे सेलेक्ट हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं हम लोगों को पता नहीं होगा, तो हम लोगों को पता है कि हम लोग जो लिखते हैं वो उसको पसंद नहीं आता, तो हम काहे ऐसा लिखते हैं उसको पसंद नहीं आता। कई चीजें होती जैसे हिंदी साहित्य होता सब्जेक्ट एक हिस्ट्री, वो इसमें पीसीएस में, जैसे किसी को नया है, नया कोई व्यक्ति है जिसको मान के चलो नए सब्जेक्ट लेने हो, तो वो ज्यादातर हिंदी साहित्य ले। क्यों ले हिंदी साहित्य, इसमें एक फायदा होता है कि हिंदी साहित्य में हिंदी वाला टीचर चेक करेगा, हिंदी मीडियम वाले के लिए है, इंग्लिश में नहीं। एक तो हिंदी साहित्य का हिंदी टीचर चेक करेगा, दूसरी बात यह है कि हिंदी साहित्य में अंग्रेजी वाले भी कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि जो इंग्लिश मीडियम होगा वो बताओ हिंदी लेगा, नहीं लेगा ना। तो आधी फाइट तो तुम्हारी ऐसे ही हो गई भाई, कम हो गई कि नहीं हो गई। जैसे अब हिस्ट्री है हमारा, तो हिस्ट्री तो हिंदी मीडियम वाले भी लेते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले भी लेते हैं दोनों, तो वो दोनों लिखेंगे और चेक करेगा इंग्लिश मीडियम वाला, तो बताओ हमें हिंदी मीडियम वालों को कैसे नंबर देगा। अगर हमने भारी शब्द लिख दिए तो वो समझ ना पाएगा, हल्के शब्द लिखिए तो क्या ये ऐसी नौटंकी कर रहे हैं, तो दोनों उसमें नंबर घटने लगते। तो कुछ चीजें ऐसी होती जहां पे, अब ये सब चीजें यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि हमको नौकरी प्राप्त करना है, तो शुरुआत में हमने किया होता, अब हमारा इतिहास सब्जेक्ट है, अब चेंज करेंगे तो 2 साल पहले हिंदी साहित्य सीखे, तब तक पता चले कुछ और चेंज हो जाए, फिर सीखते सीखते बुढ़ापा आ जाए, नौकरियां न लगे। तो अब जो सब्जेक्ट ले रखा पढ़ रखा उसी में फाइट करेंगे, होता ऐसा कि नहीं होता। तो कुछ चीजें ऐसे भी, अब जैसे मान के चलो किसी को नया सब्जेक्ट लेना हो, तो ये जो बहुत से लोगों से कंसल्ट करने के बाद ये बात निकल के आई कि यूपी पीसीएस में आप अगर हिंदी मीडियम के हो, तो आप इंग्लिश मीडियम के हो तो बिल्कुल है ना लेना, नहीं पता चले ना आप लिख पाओगे ना समझ पाओगे, और पढ़ते पढ़ते बहुत देर हो जाएगी। इंग्लिश में हिंदी लिख नहीं सकते हो तुम, भाई हिंदी तो हिंदी में लिखोगे ना, जैसे इंग्लिश को इंग्लिश में ही लिखोगे, हिंदी में थोड़ी ना लिखोगे, हिंदी में लिखोगे तो नंबर नहीं मिलेगा। तो ऐसे हिंदी को हिंदी में, बस हिंदी वाले में, हिंदी साहित्य वाले में एक फायदा रहता है कि इंग्लिश मीडियम वाले इंटरफेयर नहीं कर पाते, तो कुछ सीटें आपकी बच जाती हैं जो स्केलिंग पद्धति से, कि 15 सीटें तो हिंदी साहित्य से पढ़नी है, तो हिंदी साहित्य वाले फिर हिंदी वाले ही जाएंगे, इंग्लिश वाले नहीं जा सकते। तो यहाँ मेरे कहने का मतलब यही था कि उद्देश्य प्रस्ताव में ये कहा गया कि संविधान बनाएंगे, लेकिन हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि हम ऐसा संविधान बनाएंगे। और फिर जब इस पे बहस हो गई, फिर संविधान निर्माण का कार्य शुरू होता। तो लिखिएगा, लिखिएगा 9 दिसंबर 9 दिसंबर 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता नहीं, संविधान, हाँ, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा की गई थी, जो जो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे, टेम्परेरी अस्थायी अध्यक्ष थे। अगला उसके बाद लिखिएगा, संविधान सभा
ये भी एक आध बार क्वेश्चन आया कि बताओ संविधान सभा की पहली बैठक में मुस्लिम लीग ने भाग लिया था कि नहीं लिया था, हिस्सा लिया था कि नहीं, तो आप कहोगे उसने बहिष्कार किया। तो लिख लीजिए पहले अगला पॉइंट। देखो संविधान सभा की प्रथम बैठक में संविधान सभा की प्रथम बैठक में मुस्लिम लीग ने मुस्लिम लीग ने हिस्सा नहीं लिया था। वो चूहा टहल रहा है, मेरे पास पैसा ज्यादा होते हैं उन्हीं के पास जाता है वो। लिख गया। अगला उसके बाद लिखिएगा संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई। 11 दिसंबर 1946 को हुई। इस बैठक में इस बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। अगला उसके बाद लिखिएगा संविधान सभा की तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई। 13 दिसंबर 1946 को हुई। 13 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। अगला उसके बाद लिखिएगा उद्देश्य प्रस्ताव ही आगे चलकर संविधान की प्रस्तावना बना। अगला उसके बाद लिखिएगा उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को पारित कर दिया गया। पारित कर दिया गया। लिख गया। अगला उसके बाद लिखिएगा उद्देश्य प्रस्ताव में कुल 8 अनुच्छेद थे। आजकल क्वेश्चन जो पीसीएस में आ रहा उल्टे सीधे बहुत पूछ रहा है, ये कभी नहीं आते थे कितने अनुच्छेद कितना क्या। कुल 8 अनुच्छेद थे। लिख गया। अगला उसके बाद लिखिएगा देखो संविधान सभा द्वारा संविधान निर्माण में
2 वर्ष 11 माह 2 माह, हाँ 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। एक इतिहास का क्वेश्चन आया था एक बार कि बताओ कौन सा ऐसा ब्रिटिश यात्री है जो भारत आया, वो इतने ही समय भारत में रहा जितना समय संविधान निर्माण में लगा। कोई एक अंग्रेज आया था भारत, सर टॉमस रो। टॉमस रो जहांगीर के जो दरबार में आया था, सर टॉमस रो। तो सर टॉमस रो भारत में उतने दिन रहा था जितने दिन भारत के संविधान निर्माण में समय लगा। तो अब क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि ऐसा कौन सा ब्रिटिश यात्री है जो भारत में उतने दिन ही रहा जितने दिन संविधान निर्माण में समय लगा। तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन सर टॉमस रो रहा था वहां। जैसे आप याद रखना चाहे कुछ इंडिकेट करके कुछ लिख सकते हो। अगला पॉइंट लिखिएगा, संविधान निर्माण के दौरान कुल 11 अधिवेशन हुए। कुल 11 अधिवेशन हुए। कुल 11 अधिवेशन हुए। अगला उसके बाद लिखिएगा, संविधान सभा की, संविधान सभा के, ऐसे लिखो, संविधान सभा के रूप में जो बैठकें आयोजित की जाती थी, जो बैठकें आयोजित की जाती थी, उनकी अध्यक्षता, उनकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे। और जब बैठकें विधायिका के रूप में होती थी, जब बैठकें विधायिका के रूप में होती थी तो उनकी अध्यक्षता, उनकी अध्यक्षता जीवी मालवंकर करते थे। तो उनकी अध्यक्षता जीवी मालवंकर करते थे। जीवी मालवंकर करते थे। इसका क्या मतलब है कि क्या होता है, कैसे बताइए। एक मैंने बताया संविधान सभा की जब बैठक होती थी तो उसके बाद कौन अध्यक्षता करता था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एक मैंने बताया जब विधायिका के रूप में होती थी तब कौन करता था, जीवी मालवंकर। जीवी मालवंकर का पूरा नाम अगर बात किया जाए, गणेश वासुदेव मालवंकर, यही तो होता, गणेश वासुदेव मालवंकर। ठीक, ये करते थे। तो जो आपके व्यक्ति थे जिनका नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, तो जब संविधान सभा की बैठक होती थी मतलब कुछ विचार विमर्श होना है, संविधान निर्माण के लिए कोई बातचीत होनी है, तो कौन अध्यक्षता करेगा उस समय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब विधायिका अगर कोई कानून बनाना है, मतलब जैसे हमने विचार विमर्श कर दिया, विचार विमर्श करने के बाद अब उसमें ये थोड़ी ना कानून बन गया, अभी उसमें हो सकता है कि मैं अध्यक्ष हूं तो हो सकता है तुम लोग मेरे साथ उतना खुल के बात ना करो, लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति आए जो सीट पर बैठे, जैसे आज भी नहीं होता है कि सीट चेंज कर ली जाती बीच बीच में, आपने देखा होगा चाहे लोकसभा अध्यक्ष हो चाहे राज्यसभा का सभापति हो, तो सीट चेंज कर लेते थे ये लोग। तो कहते हैं कि जब विधायक का कानून बनाने वाला काम होता था तो उस समय कहा जाता है गणेश वासुदेव मालवंकर उसकी अध्यक्षता किया करते थे। अब एक आदमी यार कितनी देर बैठा रहेगा, तो बाकी अपना डिबेट हो गई, डिस्कस हो गया, बता दिया, सबको बोलने का समय दे दिया गया। जैसे मैटर ज्यादा कोई हाई प्रोफाइल होता तो लोकसभा का अध्यक्ष मौजूद रहता कि नहीं रहता। और जब जैसे अभी बीच में एक मैटर हो गया था, कौन सा, रमा देवी ऐसी कुछ नाम था, जिसको आजम खान ने कुछ कह दिया था, अरे अभी हो गया था जब लोकसभा के चुनाव हुए थे उसके बाद। तो वो मतलब महिला थी तो वो कह रही थी पीठ की ओर, पीठ की ओर का मतलब है जो सदन में बैठते, जैसे मैंने कहा मेरी तरफ देखकर आप बात करिए, तो उन्होंने कहा कि मेरी तरफ बात देखकर बात करिए। तो आजम खान ने कहा हम तो मैडम आपकी तरफ देखकर ही बात करना चाहते हैं, हम तो चाहते हैं हम आपको देखते ही रहें।
अब ये बात पे विवाद हो गया कि ये अशोभनीय टिप्पणी है, जबकि वो उनको मतलब एज में बहुत बड़ी है, तो उन्होंने कहा ये मेरी बहन के समान है। लेकिन कहे नहीं, अब वो बीजेपी की सांसद थी, कहे नहीं आपने बेइज्जती की है आपने, और आप गंदा गंदा बोलते ही हो हमेशा, तो आपको जेल जाना चाहिए। फिर उसके बाद मैटर बहुत गर्म होगा, कहे इनकी सदस्यता रद्द करो। तो बाद में फिर ये हुआ, लोकसभा अध्यक्ष आया, दोनों ने माफी आपी मांगी, और माफी मांगने के बाद फिर कहीं ऐसी कंडीशन हुई कि उन्होंने कहा ठीक है अब दोबारा ऐसी टिप्पणी ना करना। जबकि वो, जैसे अब मैं बोल रहा हूँ, मैं इधर देख के बोलूं, मुझे देख के बताइए ना भाई, अगर पर्टिकुलर किसी को देख देख के आप जवाब दोगे तो लड़ाई हो सकती है ना सदन में। तो अगर किसी को कुछ कहना है तो आप हमको कहिए, हम उनको कहेंगे। अब डायरेक्ट आप कहने लगोगे, वो उधर से बोलने लगे, तुम उधर से पता चले गुस्से में आ जाओ, कोई ऐसी बात है एक दूसरे को पीटने लगो, तो हमको देख के कहिए। तो उन्होंने कहा हम तो आपको देखते ही रहना चाहते हैं, हम तो चाहते हैं कि आपको देखकर ही हर बात कहें, लेकिन मजबूर हो जाते हैं। अब ये उल्टा सीधा उसने बोल दिया, फिर उस बहुत बवाल हुआ, संसद ठप हो गई। तब लोकसभा का अध्यक्ष ओम बिरला जी हैं वो आए, उस समय पीठ में रामा देवी जी बैठी हुई थी। जैसे होता नहीं कि अब कोई व्यक्ति जाएगा खाना खाने जाएगा, रोज थोड़ी ना वहां बैठा रहेगा, तो अब वो बैठी हुई थी, तो उनको हर लोग, कोई भी वहां बैठा होगा यही बोलता है, पीठ की तरफ मुंह करके बताइए, पीठ की तरफ मुंह करके बताइए, क्योंकि लड़ाई ना हो जाए आपस में। अब यूपी वाला कोई सांसद क्या जाने अरुणाचल प्रदेश वाले सांसद को, पता नहीं उसने कुछ जवाब मांगा, यहाँ का जवाब देने लगा, उसको बुरा लगा, वो उसको बोलने लगा, तो लड़ाई हो सकती। तो इस बात को लेके कहा, तो यही मेरे कहने का मतलब है कि ये लोग कहते सीट बदल लेते थे। ये अगला, उसके बाद लिखिएगा, संविधान सभा 26 नवंबर 1949 तक, 26 नवंबर 1949 तक दोनों रूपों में काम करती रही, दोनों रूपों में काम करती रही, दोनों रूपों में काम करती रही। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक तरफ जैसे आजकल है, आजकल लोकसभा है, कानून तो सब लोकसभा राज्यसभा में बनते हैं, तो अब कोई लोकसभा वही हो जाए, वही विधान, सभी जितने लोकसभा के सदस्य हैं उनको एक काम आपने और सौंप रखा है कि बताओ पाकिस्तान के लिए संविधान, पाकिस्तान वालों ने कहा भारत भारत के लोग हमारे लिए संविधान बना दें, ऐसा कहेंगे नहीं, कह दिया उन्होंने। तो अब दो काम हो गए ना, एक तो भाई सदन की कार्रवाई भी चलानी है, अब भाई भारत की सरकार है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान के लोगों के लिए संविधान भी बनाना है। तो वहां पाकिस्तान की जगह इंडिया था, इंडिया की सरकारों चलानी है आप ही लोगों को, भाई यही तो उस समय चुनाव में अंतरिम सरकार में यही तो थे, तो आपको सरकार भी चलानी है, तो सरकार में कई अधिनियम कई एक्ट पारित होते हैं। तो जब ऐसा काम होगा तो गणेश वासुदेव मालवंकर उसमें अध्यक्षता करेंगे। तो यही तो आप लोग पढ़ा करते हो, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो आप पढ़ते हो जीवी मालवंकर की नहीं पढ़ते हो? तो यही तो काम हो रहा है कि लोकसभा का अध्यक्ष के रूप में काम कौन कर रहा है, जीवी मालवंकर। तभी तो अधिनियम कानून लोकसभा में तो बनेंगे, और फिर उसके बाद जो देश के लिए पूरा संविधान बनाया जा रहा, तो उसके लिए किसको चुना गया अध्यक्ष, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, वो उसकी अध्यक्षता करेंगे। बस इतना इसमें अंतर था। जो जब तक संविधान, और 26 नवंबर 1949 को आप जानते हो संविधान बन के तैयार हो गया था, उसके कुछ आर्टिकल लागू भी कर दिए गए थे, लेकिन पूरे आर्टिकल आपके लागू किए गए थे 26 जनवरी 1950 को। तो आपका ये मतलब जैसे आप कहो कि जब 26 नवंबर 1949 को संविधान बन के लागू हो गया था, तो मतलब बन के तैयार हो गया, तो लागू क्यों नहीं किया, 26 जनवरी को क्यों लागू किया, जबकि कुछ आर्टिकल तो लागू कर दिए गए थे। तो आप जानते हो 26 जनवरी, जब इतिहास पढ़ा रहा था, 26 जनवरी 1930 को जो 1929 का लाहौर अधिवेशन होता है, तो दिसंबर में होता है, फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू रावी नदी के किनारे, तट के किनारे कसम खाते हैं कि मैं 1 साल के अंदर पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करा लूंगा भारत को। अब वो 1930 में चले, जैसे हम लोग कहते हैं नौकरी शुरू किए, कहे पिताजी बस अगले साल तक नौकरी में होंगे हम लोग, भाई नौकरी में होंगे, तो आज से तैयारी शुरू की, अगले साल के पिताजी से हमने टाइम मांगा, अगले साल तक नौकरी लग जाएगी, अगले साल उन्होंने टाइम दिया, लेकिन अब अगले साल ना लगी, ये तो कहेंगे नहीं चले, तो कहेंगे बस इस बार हो जाएगी, अब थोड़ी बहुत गलती हो गई, बस 1 नंबर से रुका है या 2 नंबर से रुका, कहे ठीक है 1 साल और देख लो, फिर 2 नंबर से, अब कहे 3 नंबर से रुका है,
अब 3 नंबर से जब तक रोकेगा तब तक वो इतना पैसा तुम्हारे ऊपर खर्च कर चुके होंगे कि नहीं कहेंगे घर चले आओ, कहेंगे सही से पढ़ो, जल्दी से नौकरी वोकरी प्राप्त कर लो, फिर आगे के क्रियाक्रम देखे जाए। तो अब ये करते करते 4-5 साल गुजर गए, लेकिन एट नौकरी लगी। तो भाई किस दिन तुमने शुरू किया था? 2020 में किया था और 2025 में नौकरी लगी। तो ये 2020 तुम्हारे लिए बहुत खास दिन था जब तुमने सोचा मैं सिविल सर्वेंट बनूंगी या बनूंगा। अगर सोचे न होते तो कैसे बन जाते? तुमने सोचा होगा, उसके लिए कार्य करना किया होगा। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अगर 1930 में ये सोचा कि 1 साल के अंदर मैं स्वतंत्रता प्राप्त कर लूंगा, लेकिन 1930 की बजाय 1947 में मिली। 1 साल मतलब 1931 नहीं मिली, मिली तो 1947 में। अगर ये यही ना सोचे होते कि हमको पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, तो हो सकता है ये और लेट हो जाती या मिलवे ना करती। तो जिस के लिए हम 1930 में चले थे, वो लक्ष्य हमको 15 अगस्त 1947 को मिला। लेकिन अब जिस दिन आजादी मिलती उसी दिन तो मनाई जाएगी। तो भाई ये तारीख 15 अगस्त 1947 आजादी की हो गई। अब ये तारीख जिस दिन हमने पहला सीढ़ी चढ़ी थी, सीढ़ी में पहला स्टेप चढ़ा था, वो तो 26 जनवरी 1930 था। तो 26 जनवरी कैसे महत्वपूर्ण बने? तो इसके लिए इस दिन एक संविधान बन के तैयार हो गया था कि भैया 1 महीने की बात है, चलो 1-2 महीने बाद लागू कर देंगे। कम से कम ये तारीख तो याद रहेगी कि इस दिन हम लोग शुरू किए थे देश को आजाद कराने के लिए। पहला स्वतंत्रता दिवस यही मनाया गया था, स्वाधीनता दिवस जैसे कहते हैं 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। अब फिर हमको आजादी 15 अगस्त को मिली, तो फिर तो 15 अगस्त को मनाया जाएगा। लेकिन पहला यही आया कई बार एग्जामों में कि बताइए सबसे पहले या प्रथम स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया? तो 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। और कहा गया था, हम झंडा भी लहराया गया था रावी नदी के तट पर, और कहा गया था 1 साल में हम स्वतंत्रता प्राप्त कर लेंगे। अब 1 साल के कई साल लग गए, बोले तो 17 साल लग गए। 17 साल में हमने क्या कर लिया? आजादी प्राप्त कर ली। तो जिस दिन आजादी प्राप्त की वो दिन महत्वपूर्ण हो गया, लेकिन जिस दिन चले थे वो भी तो इंपॉर्टेंट है। इस कारण से 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया था, भला ही वो 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो गया था। इस बात को लेकर तो लिखिएगा, देखो संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। तैयार हो गया था परंतु इसको 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया। लिख गया? अगला उसके बाद लिखिएगा। अब देखो संविधान जब निर्माण किया गया तो किसी एक व्यक्ति ने नहीं किया, विभिन्न प्रकार की समितियां थी जिसके द्वारा संविधान का निर्माण किया गया। उनमें से अगर कहा जाए सबसे महत्वपूर्ण समिति कौन थी? प्रारूप समिति। प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? हाँ, तो इससे पहले एक चीज और लिख लो, ये भी कहा लिख लो, चाहे एक चीज और लिखो, लिखो लिखो संपूर्ण भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, और इस दिन को प्रारंभ की तारीख कहते हैं। इस दिन को प्रारंभ की तारीख कहते हैं। तारीख कहते हैं। अगला पॉइंट लिखिएगा, संविधान का पहला प्रारूप, संविधान का पहला प्रारूप बताओ किसके द्वारा बनाया गया था?
बी एन राव, पूरा नाम बताओ। बेनेगल नरसिंह राव। तो लिखिएगा संविधान का पहला प्रारूप बेनेगल नरसिंह राव, बेनेगल नरसिंह राव द्वारा तैयार किया गया था, जिसमें जिसमें 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां थीं। 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां थीं। ये लिखा आपने, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बी एन राव थे? नहीं लिखा? लिख लो, ये भी आ जाता है एग्जाम में। देखो, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बी एन राव थे, बी एन राव थे। अगला उसके बाद लिखिएगा संविधान के प्रारूप पर संविधान के प्रारूप पर विचार करने के लिए 29 अगस्त 1947 को 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया गया। प्रारूप समिति का गठन किया गया। देखिएगा प्रारूप समिति 7 सदस्यीय समिति थी। 7 सदस्यीय समिति थी। प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। सात जो सदस्य थे, तो बताओ कौन कौन थे, तुम लोग नाम बताओ। बताइए कौन कौन। गो एन गोपाला स्वामी, और कौन था? कृष्णा स्वामी, कृष्णा स्वामी सही है। और मोहम्मद, अभी लिखना नहीं, अभी ना लिखना तुम लोग। मोहम्मद सदुल्ला और डीपी खैतान हो गया, और हैं के एम मुंशी हो गया, और पहले 7 बताओ। बी एल मित्र, और जल्दी बताइए। एक और कोई? भीमराव अम्बेडकर हैं। चलिए अब लिखिए 7 सदस्यीय समिति से 7 के नाम लिखिए। देखो, एन गोपाला स्वामी अयंगर, दूसरा लिखना अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अयंगर। तीसरा लिखिएगा के एम मुंशी,
चौथा मोहम्मद सदुल्ला, कृष्णा स्वामी अय्यर अयंगर कुछ भी लिख लो, है वो अय्यर, लो इसको अय्यर लिख दो, अय्यर, कृष्णा स्वामी अय्यर। लिख गया। अब कौन सा बचा? डीपी खैतान, बीएल मित्र, के एम मुंशी, लिख गया। और साथ में आप लिख लेना अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर, कोष्टक में अध्यक्ष लिख लेना, ये सात हो। हो गया। अब इसमें क्या होता है, ये तो आपने देखा कि 7 सदस्यीय एक प्रारूप समिति गठित हुई, जिसके अध्यक्ष कौन थे? अंबेडकर थे। कभी यहाँ पर क्वेश्चन गलत भी करा देता है कि भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में गठित प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो जब अध्यक्षता में गठित तो भीमराव अंबेडकर तो अलग हो गए, तो फिर उसके बाद कितने बचे? 6। तो वहां पर क्वेश्चन का लैंग्वेज भी समझना क्या पूछ रहा है, फिर आप आंसर देना। और आंसर वही है, अध्यक्ष जोड़ दोगे। कुल सदस्य कितने थे? 7। अध्यक्ष के अलावा कुल कितने सदस्य थे? तो आपका 6 हो जाएगा। आप पूछेगा, नोट करके लिख लो कि कौन किसकी स्थान पर आया। आप जानते हो ना, 2 के स्थान चेंज हुए थे, तो लिख लीजिए। लिखिए, लिखो बी एल मित्र के स्थान पर, बी एल मित्र के स्थान पर एन माधवराव तथा डीपी खैतान, के बाद टीटी कृष्णामाचारी, लिख लोगे, टीटी कृष्णामाचारी को इस समिति में शामिल किया गया। शामिल किया गया। हो गया। अब तुमसे पूछ लिया जाए, जो भीमराव अंबेडकर थे, जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, जिन्हें आधुनिक मनु भी कहा जाता है, आधुनिक मनु क्यों कहा जाता है? संविधान का निर्माण किया। अच्छा, और कोई? पुरानी मनु, और बताइए। ऋग्वेद में तो मनु स्मृति थी ही नहीं। मनु स्मृति प्राचीन काल की कानून की पुस्तक, ठीक है। तो आजकल कानून की सर्वोच्च पुस्तक कौन है? तो इस वजह से वो राजा मनु द्वारा लिखी गई थी, तो इस कारण से वो पहले मनु द्वारा लिखी गई थी, और वो प्राचीन काल में वैसे नियम कानून चलता था, और आजकल संविधान के अनुसार चलता है। इस कारण से इन्हें आधुनिक मनु कहा जाता है। मनु स्मृति बहुत अच्छी भी है, बहुत बुरी भी है। जैसे मैंने आपको बताया होगा, मनु स्मृति में कहा गया कि कभी भी स्त्रियों को खुला नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है, हमेशा मतलब हमेशा कंट्रोल में रखना चाहिए, बांध के रखना चाहिए, कह रही। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जैसे शुरुआत में उनका सोच है, जैसे अभी भी आरएसएस वालों में आपने देखा होगा, ये जैसे अभी बीच में बनारस हॉस्टल में विवाद हो गया था, तो वहां पे कह रहे थे, बनारस हॉस्टल में कह रहे थे कि मतलब कपड़े अपड़े ये दुनिया भर की चीजों में कमेंट हो रहे थे, तो वहां का जो चांसलर आया था वो आरएसएस से आया था। जो हमारा कल्चर है वो वेस्टर्न कल्चर को वो लोग एडजस्ट नहीं करते, ठीक है। वो लोग वही अपना कुर्ता पैजामा, धोती कुर्ता, पैंट शर्ट फॉर्मल। अब तो वो बड़े दिनों बाद तो फुल पैंट में आ पाए हैं, नहीं तो अभी वो हाफ ही पैंट में चल रहे थे। तो आप हैं, वाईफाई भी, हाँ मैं कह रहा हूँ ना कि बहुत सी चीजें है कि वेस्टर्न कल्चर को आप वो ना करो, अपनी संस्कृति को हमको बचाना है। तो इस वजह से कहते हैं कि वो लोग चाहते नहीं थे कि मतलब चीजें समझो आप, या समझने का मतलब है कि जैसे होता नहीं, हम लोग बिल्कुल पिछलग्गू बने जा रहे हैं, वेस्ट जितने पश्चिमी देश हैं।
कुछ भी है अपने कल्चर को छोड़ के उन्हीं के। तो वहां पर मैंने यही बताया कि उनकी एक आदत है कि जैसे पहले प्राचीन काल में कहा गया था, ये मनुस्मृति में ही कहा गया कि स्त्रियों को खुला नहीं छोड़ना चाहिए। पहले बचपन में पिता के कंट्रोल में रहे, फिर आपका जब मतलब जवान हो जाए तो पति कंट्रोल में रहेगी, और फिर बुढ़ापे में पुत्र के कंट्रोल में रहेगी। ऐसे उसका जीवन चला जाएगा, कंट्रोलिंग पावर में रहेगी। ये मनुस्मृति कहती है। पहले की आप अगर बात बताए तो पहले तो जैसे मैंने आपको कई बार बताया भी है, मैत्राणी संहिता तो और खतरनाक शब्द बोलती है। वो तो कहती है स्त्रियों की तुलना शराब, विष और पांसे से करती है। क्या है, स्त्रियां बिल्कुल शराब की तरह है। जैसे शराब और आप कहते हैं कि यूज करने से दिमाग नष्ट हो जाता, आदमी बर्बाद हो जाता, वैसे स्त्रियों के साथ रहने से भी बर्बाद हो जाता। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कहती मैत्राणी संहिता, कई एग्जामों में भी आता भैया। और उसके बाद पांसे का भी कहते हैं कि पांसे की तरह रहती है जो औरतें रहती हैं। तो उनका मतलब है पता ही नहीं चलेगा कब किस बात में अपनी बात पे अड़िग नहीं रहेंगे, पलट जाएंगे अपनी बात पे। तो जैसे पांसे का है, तुम लूडो खेलो, अगर तुमको एक लाना है तो फिर एक लाते लाते दूसरा विजय हो जाएगा, तुम्हारा एक नहीं आएगा। ठीक है, अगर तुम्हें छह चाहिए तो छह नहीं आएगा। तो मतलब पता नहीं कब कहाँ पलट जाए, ऐसे मतलब बताया गया। लेकिन दूसरी तरफ मनुस्मृति ये भी कहती है कि जो भी अविवाहित पुरुष हैं वो कभी भी यज्ञ नहीं कर सकते। तो विवाहित जो होगा वही यज्ञ कर सकता है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर पुरुष और महिला दोनों को बराबर का दर्जा दिया गया है, कि एक व्यक्ति अकेले यज्ञ नहीं कर सकता। दूसरा, मनुस्मृति जहां बोलती है हमेशा कंट्रोल में रखना चाहिए, तो दूसरी तरफ ये भी बोलती है कि जिस घर में स्त्रियों की पूजा नहीं होती, ठीक है, वहां पर कहते हैं धन संपत्ति या लक्ष्मी नहीं आती। तो दोनों तरफ से वो बातें करती है। अब आपको देखना है भाई, हर किताब में सब चीजें अच्छी अच्छी थोड़ी ना लिखी होंगी, कुछ अच्छी लिखी होंगी, कुछ बुरी लिखी होंगी। तो उस समय का समाज, और पहले था भी ऐसा, आज है हम लोग मान के चलो ओपन माइंडेड हो गए या बोलने लगे या अधिकार आपको मिलने लगे। अगर यही प्राचीन काल में होते तो तुम यहाँ इतने शाम को पढ़ने थोड़ी ना आ जाते। बाजार आदमी जाता था तब तो एक घर में जो छोटा बड़ा कोई होता था वो साथ लगता था कि बाजार में जाना, कहीं रास्ता ना भूल जाए। ठीक है, तो साथ लेके जाना होता था, साथ लेके आना होता था। गांव में आज भी चलता है कि अकेले आप मार्केट नहीं जाओगे। तो मतलब ये एक बाउंडेशन कि हमें विश्वास नहीं है अपने उस पर। लेकिन जब ये शहर में तो ऐसा नहीं है। शहर में तो अगर कोई बच्ची पढ़ना चाहती है तो 7 बजे 6 बजे, लखनऊ में तो 9 9 बजे तक आप पढ़ के आइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अभी कुछ दिन पहले तक, 10 साल पहले चले जाओ, अगर 8 बजे 7 बजे है, 8 बजे आज भी है अपने इंडियन कल्चर में। अब 8 7 बजे क्लास, 6 बजे क्लास छूटे, तुम 7:30 तक घर ना पहुंचो, फिर उसके बाद देखो तुम्हारे घर वाले क्वेश्चनों की बौछार लगा देंगे, इतनी देर कहाँ थे, क्या कर रहे थे जब 6 बजे क्लास छूट गए। और जब तक तुम सही से जवाब ना दो दोगे, या तो लड़ाई हो जाएगी, ठीक है, या तो मान के चलो चुप रहो। और चुप रहोगे तो पूरा काम भी करना पड़ेगा, तब भी उधर दूसरे साइड से जुबान चल रही होगी कंटिन्यू, कि पता नहीं रहता ऐसा वैसा दुनिया भर का। आज ये कल्चर है, इंडियन कल्चर। तो यहाँ पर ये लोग कहते हैं कि यही जो भीमराव अम्बेडकर थे, तो लिख लो इसके बारे में, पहले बता देते हैं। इसे आधुनिक मनु कहा जाता है इसीलिए क्योंकि उन्होंने आधुनिक कानून की किताब लिखी। तो लिखिएगा, भारत के संविधान के पिता तथा आधुनिक मनु के रूप में तथा आधुनिक मनु के रूप में आधुनिक मनु के रूप में भीमराव अंबेडकर प्रसिद्ध हैं। ठीक, अब देखो एक पॉइंट और लिख लो, लिखो, देखो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म, भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891, 91, 1891 को, तथा मृत्यु 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को, 1956 ईस्वी को हुई थी।
देखो संविधान सभा का जब पहली बार कहते हैं कि 1946 में संविधान सभा गठित हुई, तो पहले चुनाव में ये कहां से जीत कर आए थे भीमराव अंबेडकर? पूर्वी बंगाल से। अब वो जो पूर्वी बंगाल बाद में क्या हुआ, जब पाकिस्तान अलग किया गया तो वो जो बांग्लादेश वाला एरिया है, ठीक है, तो वो पूर्वी बंगाल बन गया और वो चला गया इनका वाला एरिया कहाँ पे, पाकिस्तान में। तो जो भारत के लोग थे वो नहीं चाहते, लोग का मतलब है असेंबली के जो लोग थे वो नहीं चाहते थे कि भीमराव अंबेडकर पाकिस्तान वाली असेंबली में जाएं। तो इनको कहते हैं कि इनके लिए सीट छोड़ी गई बंबई की पूना सीट, और फिर पूना सीट से दोबारा ये चुनकर आए, और तब कहते हैं इनको संविधान सभा, क्योंकि विद्वान आदमी थे तो इनको संविधान रखना चाहते थे ताकि ये कहीं ना कहीं हमारे संविधान को एक अच्छा रूप दे सकते। उन्होंने उसका बाखूबी काम भी किया। आज जानते हो कि हमारे साथ के जितने कानून बने, इतना बड़ा संविधान विश्व का किसी का नहीं है जितना बड़ा संविधान भारत का है, और इतने ज्यादा लोग, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है। और उस कानून के अनुसार आपने देखा होगा जो भी उस किताब का हनन करने लगता है तो उसके बाद मीडिया से लेकर पत्रकार से लेकर हर व्यक्ति उसकी आलोचना करने लगता है। तो किसी की क्षमता नहीं होती कि कानून को परिवर्तित करने की सोच भी सके, और परिवर्तित करने की सोचता भी तो वो समाप्त हो जाता। तो कुछ ऐसा जो, और आजकल हमसे बात के कई देश जैसे पाकिस्तान वाकिस्तान है, इनके संविधान बने, इनका हमेशा कुछ ना कुछ लफड़ा चलता रहता। नेपाल तो हमेशा 2 साल 3 साल में संविधान बनाता है, फिर नष्ट हो जाता है, क्योंकि संविधान लचीला भी होना चाहिए। जैसे मान के चलो कोई कानून बनाया, जैसे कोई कानून, जैसे हमने कोई कानून बनाया, इतना कल पढ़ के आना, नहीं तो आना ही नहीं, आना ही नहीं, शकल ही ना दिखाना। अब भैया इतना ना याद हुआ, 2 पॉइंट कम याद है तो हमने कहा ना इतना याद हो तो आना, नहीं तो ना आना। तो अब 2 पॉइंट कम याद है तब भी ना हो तुम, तो भाई मैंने कहा याद करके आना, पढ़ के आना, कल मैं पूछूंगा। मैंने ये नहीं कहा कि इससे कम हो तो यहाँ शकल ना दिखाना, फिर वो कठोर कानून हो गया। तो 2 4 दिन मानेंगे, फिर उसके बाद कहेंगे आप पढ़ाने से मतलब रखो, बस हम याद करें चाहे ना करें। भाई यही तो आदमी बोलेगा कि आप पढ़ाओ, बस आप अपना कोर्स खत्म करो, आपको क्या लेना देना, हम याद करें चाहे ना करें। भाई किसी को ज्यादा बोल दोगे तो यही चीज होगी। तो यही मेरे कहने का मतलब है कि कई देशों ने संविधान बनाया लेकिन इतना कठोर बना लिया कि वहां के लोग टेंशन में आ जाते हैं कि यार हम इसको माने कैसे, तो जब संशोधन करते तो नष्ट हो जाता पूरा। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हमारे यहाँ संशोधन नहीं हुए, कितने संशोधन हुए भाई। ऐसा कोई आदमी, जैसे आज कोई नियम बनाओ तो तुम 20 साल पूरा आगे का बता सकते हो क्या, कैसे लोग आएंगे मानने वाले। आज भी जैसे आपने देखा कल परसों दशहरा था, तो आज तक आप लोगों ने देखा था दशहरे में राम की तारीफ की जाती थी। इस बार के दशहरे में रावण टॉप पे चल रहा था कि नहीं चल रहा था? भाई चल रहा था। तो रावण क्यों, ट्रेंड बदला, जो अब बुरे आदमी है तो वो रावण को ही अच्छा बता रहे हैं। कहते रावण कभी नहीं कहता था कि नौकरी 1 हफ्ते में आ जाएगी, कितना भी वो राक्षस था। मतलब अब ये क्या बताना चाह रहे हो कि जो मुख्यमंत्री है उसको तुम रावण से भी खराब बताना चाह रहे हो? ठीक है, अब उन्होंने कहा रावण कितना भी सीता को वहां से हरण करके ले आया था, लेकिन कभी उन्होंने अपनी पत्नी को नहीं छोड़ा था। सीधे टारगेट व्यंग छोड़ रहे हो तुम प्रधानमंत्री के लिए, भाई यही तो हुआ। तो अब देखो इस बार का दशहरा ट्रेंड देखो आप, राम जहां आदर्श हैं हमारे, जो नायक हैं और अच्छाई के नायक हैं, तो अब हम खलनायक को नायक बनाने लगे, और इस बार चल भी गया। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती बहुत पहले से चले आ रहा है, लेकिन अभी 2 4 साल से देखोगे तो नाथूराम गोडसे की जयंती ज्यादा हाईलाइट हो जाती। गांधी को कोई विश भी कर दे, अगर कोई आप पोस्ट भी डाल दो तो 4 लोग आ जाएंगे मैं तो इसको मानता नहीं हूं, उसको वहीं करे आने लगे। तो भाई आदमी अपने डर के मारे कि यार क्यों फालतू में मैं डरूं, बहस करनी पड़ेगी, बताना पड़ेगा, सामने वाला समझे नहीं चाहता, और समझना नहीं चाहेगा तो तुम समझा भी ना पाओगे। हर आदमी में अच्छाई बुराई दोनों होती है। तुम अगर सोचो कि जो आपके महात्मा गांधी रहे होंगे 100% शुद्ध रहे होंगे, सही रहे होंगे, ये संभव नहीं है। तो अगर कोई नवयुवक आता क्या, मैं तो चंद्रशेखर आजाद को भगत, वो भी हमारे नायक हैं, आप मानिए। कभी तुमने देखा किसी अमेरिकी को गाली देते हुए अपने उनको, जो उनके आजादी के दीवाने थे, बताया? कभी नेल्सन मंडेला को तुमने देखा कि कोई भी व्यक्ति गाली दे रहा हो? लेकिन गांधी को जो नेल्सन मंडेला ये लोग भी मानते थे, गांधी गाली खा रहे।
होता है ऐसा कि नहीं होता? तो कभी कभी ऐसा होता है कि जैसा ट्रेंड चल गया, जैसी मानसिकता बन गई, वैसा हम लोग चलने लगते हैं। तो लिखिएगा, देखो, लिखिएगा 1946 में संविधान सभा के प्रारंभिक चुनाव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बंगाल प्रांत के बंगाल प्रांत के पूर्वी भाग से पूर्वी भाग से निर्वाचित हुए थे और बाद में बम्बई प्रेसिडेंसी के पूना सीट से निर्वाचित हुए। अब अगर पूछ लिया जाए कौन सा व्यक्ति था जिसने भीमराव अंबेडकर के लिए अपनी सीट छोड़ दी थी, तो क्या होगा? एम जयकर। तो लिखिएगा, जैसे होते नहीं कुछ लोग त्याग कर देते हैं कि भैया तुमको रखना ही है, भला ही हम अपनी सीट छोड़ देंगे। तो लिखिएगा, लिखिए, भीमराव अंबेडकर के लिए पूना सीट एम जयकर द्वारा छोड़ी गई थी या रिक्त की गई थी। लिख गया? अगला उसके बाद लिखिएगा भीमराव अंबेडकर को आधुनिक मनु की संज्ञा भी दी जाती है। लिख गया? अगला उसके बाद लिखिएगा संविधान सभा में संविधान पर प्रथम हस्ताक्षरकर्ता बलवंत राय मेहता थे। लिख गया? अगला उसके बाद लिखिएगा संविधान सभा में प्रथम वक्ता एस राधाकृष्णन थे। बताओ संविधान पर संविधान सभा के सदस्यों ने कब सिग्नेचर किए थे? बताइए। संविधान सभा के सदस्य भाई संविधान बन के तैयार हो जाएगा तभी तो सिग्नेचर करेंगे, तो कब किया था? 24 जनवरी। बहुत सही, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा में। तो लिख लो, 100 पॉइंट को लिखो, संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान सभा में 24 जनवरी 1950 को
संविधान पर हस्ताक्षर किए और इसी दिन संविधान सभा को विघटित करके, कब? 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा को विघटित करके अंतरिम संसद में परिवर्तित कर दिया था। बताओ, जब सिग्नेचर हो रहे थे तो कितने लोगों ने सिग्नेचर किए थे? ये तो आपको पता चला कि जब पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा गठित हो गई थी तो हमारे पास कितने मेंबर बचे थे? अभी तो बताया 299। तो 299 लोगों ने साइन किया था 24 जनवरी। 284। महिलाएं कितनी थी? 8। वेरी गुड, लिखो लिखो। संविधान सभा के 299 सदस्यों में से केवल 284 सदस्यों ने संविधान में हस्ताक्षर किए थे, जिसमें 8 महिलाएं भी थीं। लिख गया? अगला उसके बाद संविधान सभा के बताओ कितने वाचन होते हैं? 3। वाचन समझते हो कि नहीं? नहीं, अधिवेशन टाइप का। जैसे अभी कहा कि आपकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, तो जैसे होता नहीं संसद का सत्र चल रहा है, बोलते हैं आजकल, तो सत्र चल रहा है, तो जैसे कह दिया शीतकालीन सत्र चल रहा है, 1 महीने चला सत्र। अब इस 1 महीने में कई बैठकें हुई होंगी ना, तो उन बैठकों की बात नहीं हो रही, ये सत्र की बात हो रही। तो मतलब वाचन का मतलब है जैसे सत्र चलाना। तो 3 तरीके से हम लोगों ने संविधान निर्माण का कार्य शुरू किया, 3 वाचन हुए। तो लिख लो, देखो, संविधान सभा के कुल 3 वाचन हुए। ठीक, समय इसका पूछ लेता कब से कब तक था, तो पहले लिखो प्रथम वाचन। 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक। दूसरा लिखिएगा 15 नवंबर 1948 से 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक। लिखिएगा थर्ड वाचन, तीसरा वाचन। तीसरा आपको क्या बताना, ये दूसरा है, ठीक है। तीसरा आप बताइएगा 14 नवंबर 1949 से 14 नवंबर 1949 से। आप जानते हो कि 26 नवंबर को संविधान बन के तैयार हो गया था, तो वहीं पर मान के चलो ये वाचन, ये अधिवेशन होना समाप्त हो गया, तो आपका 26 नवंबर 1949। तो तीनों वाचन का अगर आपसे पूछा जाए सबसे लंबा वाचन कितने वाचन हुए, तो बताओगे 3। सबसे लंबा कौन सा है, तो सेकंड, दूसरा वाला। दूसरा वाला देखो लगभग 1 साल से ज्यादा चला, 1 साल से थोड़ा कम चला, 1 महीने। अगला उसके बाद लिखिएगा, देखो संविधान निर्माताओं ने संविधान निर्माताओं ने 60 देशों के संविधान, मतलब 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया हो। तुम लोग एक किताब ना पढ़ पाते हो। 60 देशों के संविधानों का अवलोकन किया
और 114 दिन तक भारतीय एक मिनट, 114 दिनों तक विचार विमर्श किया। अभी निर्मित कहाँ हुआ कि भारतीय संविधान, विचार विमर्श किया। बताओ विधि दिवस या संविधान दिवस कब मनाया जाता? 26 नवंबर। तो लिख लीजिएगा, लिखो 26 नवंबर 1949। अरे 49 ना लिखो, 26 नवंबर पर लिखो। 26 नवंबर भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। बताओ इसका प्रारंभ कब से हुआ, कब से मनाया जा रहा? का है, क्यों 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 मनाया जा रहा? 2015 ही क्यों, क्यों घोषित किया गया 2015? ऑप्शन नहीं देती मौत, कभी ऑप्शन नहीं देता, ऐसे बताओ भाई। अगर 2015 से मनाया जा रहा है तो 2015 में आप जानते हो भीमराव अंबेडकर के 125वें जन्म शताब्दी सदी पे, तब इसे शुरू किया गया। तो लिख लो, क्या लिखा आपने? 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में 2015 से मनाया जा रहा है। लिख गया? बस भैया, आज की क्लास ओवर होती है। अब आपकी समितियां रह गई और भारतीय संविधान की विशेषता रह गई। भारतीय संविधान का विशेषता है कि भारतीय संविधान में क्या कैसा हुआ है, कहाँ से क्या लिया गया है, क्या क्या चीजें यहाँ पर हैं क्या नहीं है, ये सब चीजें आपको बताना है भारतीय संविधान